हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया के ऊपर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का रूल था। और बच्चों, आप ये बात भी जानते होंगे कि उस समय पर इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि उस समय पर इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया की रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया, एक्सपोर्ट किया और एक्सप्लॉइट किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया में आज के समय में रिसोर्सेज की कमी है। ऐसे में रिसोर्सेज को कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज है तभी डेवलपमेंट है। इसी के ऊपर गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पर्यावरण में हर किसी की ज़रूरत के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हम खेती करते हैं, ज़मीन पर हम घर बनाते हैं, जहाँ तक कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब लैंड पर ही डिपेंड रहते हैं। इसीलिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो लैंड है वो बहुत से रियल लाइफ फीचर्स में प्रेजेंट है। जैसे कि 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 30% जो लैंड है वो माउंटेन से कवर्ड है, और 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू रीजन है। तो इस तरीके से इंडिया की जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब जमीन का किन किन कामों के लिए यूज होता है। तो पहला है फॉरेस्ट, मतलब जो जमीन जहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी जमीन जहाँ पर हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। इसमें दो टाइप की लैंड आती है। पहली बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर जमीन। दूसरी ऐसी जमीन जहाँ पर बिल्डिंग हो, रोड हो, फैक्ट्रीज हो, तो ऐसी जमीन पर भी हम फसलें नहीं उगा सकते। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें फर्स्ट आता है ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पे गाय भैंस वगैरह घास चरती है। सेकंड आता है ऐसी जमीन जहाँ पर मिसलेनियस ट्रीज उगे हुए होते हैं, और इस लैंड को भी हम यूज नहीं करते हैं कल्टीवेशन के लिए। थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी जमीन जिस पर हम फसल उगा सकते हैं, पर 5 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन हमने वहां पे कोई फसल नहीं उगाई है। ऐसी जमीन को हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैलो लैंड्स की। तो फैलो लैंड दो तरह की होती है, पहली करंट फैलो लैंड और दूसरी अदर देन करंट फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड ऐसी जमीन होती है जिस पर 1 साल से अगर कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो उसे हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। सेकंड है अदर देन करंट फैलो लैंड। तो ऐसी जमीन जिसमें पिछले 1 से 5 सालों तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, तो उस जमीन को हम अदर देन करंट फैलो लैंड में कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की। तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसमें 5 साल में एक बार फसल जरूर उगाई जाती है, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोस क्रॉप एरिया की। तो ग्रोस क्रॉप एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिस पर साल में एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है, प्लस वो एरिया जिस पर साल में एक बार फसल उगाई जाती है। ये दोनों तरह के लैंड्स को हम ग्रोस क्रॉप एरिया कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसी से रिलेटेड आप इस डाटा को देख सकते हो जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि कितना कितना एरिया कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। एक तरफ 1961 का डाटा दिया हुआ है और दूसरी तरफ 2014 टू 15 का डाटा दिया हुआ है। इसको केवल आपको देखना है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन क्या बच्चों आप भी जानते हो कि इतने एरिया में से हमारे पास केवल 93% का ही डाटा है। बाकी बचे हुए 7% एरिया का डाटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि हमने 7% एरिया की सर्वे और रिसर्च वगैरह नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि ये जो 7% एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवादित है। तो इसको मैं आपको इंडिया के डायग्राम की मदद से अच्छे से समझाती हूँ। तो ये हमारी इंडिया है। इंडिया में जम्मू कश्मीर रीजन का कुछ एरिया जो कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, वो एरिया, और असम साइड का कुछ एरिया, ये दोनों एरिया 7% एरिया में है, और इसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और ना ही हमारे पास इसका प्रॉपर डाटा है। बाकी बचा हुआ 93% एरिया उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेट ज़ोन एरिया की। तो इंडिया के अंदर जो नेट ज़ोन एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ पर जो नेट ज़ोन एरिया है वो 80% से भी ज़्यादा है। मतलब पंजाब और हरियाणा में 80% से भी ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो इन जगहों पर जो खेती होती है वो 10% से भी कम होती है, यानी कि इन जगहों का जो नेट ज़ोन एरिया है वो 10% से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो नेट ज़ोन एरिया है वो हर स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फसल उगाई जाती है, तो किसी स्टेट में बहुत कम फसल उगाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं द पैटर्न ऑफ नेट ज़ोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आया समझ में? अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की।
तो आप इस डाटा को फिर से देखो, इसमें अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि 1960 टू 61 में जो फ़ॉरेस्ट था, वो जस्ट 18.11% था। अगर वहीं हम बात करें 2014 टू 15 की, तो इस समय पर जो फ़ॉरेस्ट है, वो 23.3% है। इसका मतलब क्या है कि जो फ़ॉरेस्ट है, उनका रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो आप लोग कहोगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों इस हिसाब से फ़ॉरेस्ट बढ़ने चाहिए, उस हिसाब से फ़ॉरेस्ट बढ़े नहीं है। ये 23.3% एरिया में जो फ़ॉरेस्ट है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी देश के अंदर फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए। तो देखो फॉरेस्ट एरिया होना कितना चाहिए 33%, लेकिन है कितना 23.3%। इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, अभी भी हमें और पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना ज़रूरी क्यों है? इसके 2 रीज़न हैं। पहला इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जंगलों के आस-पास रहते हैं, उनका जो जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है जंगलों पर, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में जंगलों का होना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंज़र्वेशन मेजर्स। बच्चों समय के साथ-साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी लैंड है वो खराब होती जा रही है, यानी कि लैंड डिग्रेड होती जा रही है, इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है, यानी कि ज़मीन का खराब होना। तो हम लिख सकते हैं द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ नोन एज़ लैंड डिग्रेडेशन। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है? ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वज़ह से ये ज़मीन खराब हो रही है? चलिए जानते हैं कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला रीज़न है डिफ़ॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। तो बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन स्टेट में सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं माइनिंग के लिए। दूसरा है ओवरग्रेज़िंग। ओवरग्रेज़िंग का मतलब होता है जो कैटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घास खा लेते हैं, जिस वज़ह से जो लैंड की टॉपमोस्ट लेयर होती है वो खराब हो जाती है। ओवरग्रेज़िंग मोस्टली 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। थर्ड ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में हद से ज़्यादा पानी देना। हद से ज़्यादा पानी देने की वज़ह से लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि इससे लैंड सलाइन या अल्कलाइन हो जाती है। ओवर इरिगेशन सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। फोर्थ है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब होता क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है, क्योंकि बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है, जिस वज़ह से जो आस-पास की ज़मीन होती है, उस पर डस्ट इकट्ठी हो जाती है और वो लैंड खराब हो जाती है। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, उनका जो वेस्ट होता है, उसे सीधा ही ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, जिस वज़ह से जो लैंड कल्टीवेशन के लिए मतलब कि कल्टीवेशन के लिए नहीं बचती है। तो बच्चों ये कारण हमने देखे, इन्हीं कारणों की वज़ह से हमारी जो लैंड है वो खराब होती जा रही है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, तो ऑफ़ कोर्स है, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। चलिए जानते हैं कंज़र्वेशन मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला है एफ़ॉरेस्टेशन। एफ़ॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। पहले पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ लगाना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेज़िंग लैंड्स, मतलब जो कैटल्स के लिए ग्रेज़िंग लैंड होता है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तीसरा प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अगर पानी है तो उसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इरिगेशन के लिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। पाँचवाँ ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसे अच्छे से ट्रीट करना, उसके बाद उसे सही जगह और सही तरीके से डिस्चार्ज करना। तो ये थे कुछ कंज़र्वेशन मेथड जिनका इस्तेमाल करके हम लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सोइल एज़ अ रिसोर्स। सोइल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम सोइल कहते हैं। सोइल एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है और इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर दोनों ही प्रेज़ेंट होते हैं। सोइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो भी सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिया के अंदर अलग-अलग प्रकार की सॉइल पाई जाती है। बेसिकली 6 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए इनको एक-एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये इंडिया की 40% एरिया में फैली हुई है। ये सॉइल मोस्टली इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, तो ये लाइट ग्रीनिश टाइप का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो एलुवियल सॉइल है का एरिया है। ये सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के द्वारा डिपॉज़िट होती है और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टास से डिपॉज़िट होती है। एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है, पहली ओल्ड एलुवियल सॉइल और दूसरी न्यू एलुवियल सॉइल।
ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर बोला जाता है और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोला जाता है। इसके अंदर सैंड एंड सिल्ट के फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एलुवियल सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं। ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है व्हीट, पैडी, शुगरकेन की जैसे फसलों को उगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगड सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल कॉटन उगाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल आइजिनस रॉक्स के टूटने से बनती है। ये मोस्टली प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, इसमें जो ब्लैकिश टाइप का एरिया है वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। ब्लैक सॉइल काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल रेड इसीलिए दिखती है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होती है और जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये येलो दिखती है। रेड सॉइल क्रिस्टलाइन आइजिनस रॉक से बनती है जहाँ पर रेनफॉल होती है। ये सॉइल ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये जो रेडिश टाइप का एरिया आपको दिख रहा है वो रेड एंड येलो सॉइल का एरिया है। नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर पाई जाती है। ये सॉइल लेस फर्टाइल रहती है क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो लीचिंग की वजह से बह जाती है। इस सॉइल के अंदर बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट रहता है। ये सोइल हमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम में देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, जिसको आपको जो क्रीमी टाइप का जो एरिया दिख रहा है वो लैटेराइट सोइल का एरिया है। इस सोइल में टी, कॉफी, कैश्यू नट ऐसी फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है एरिड सोइल। तो एरिड सोइल ऐसे एरियाज में मिलती है जहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है। इस सोइल का कलर जो होता है वो रेड टू ब्राउन होता है। ये सोइल नेचर में थोड़ी सी रेतीली होती है, थोड़ी नमकीन होती है, यानी कि सलाइन होती है। इस सोइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। इस सोइल की लोअर लेयर में कंकड़ होते हैं क्योंकि जब नीचे जाते हैं तब कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। ये सोइल मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये येलोइश टाइप का जो कलर रीजन आपको दिख रहा है ये एरिड सोइल का एरिया है। इस सोइल में हम क्रॉप्स उगा सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन और मैनुअल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके। लास्ट है फॉरेस्ट एरिया सोइल। इस सोइल को माउंटेन सोइल भी बोला जाता है। ये सोइल हिली एंड माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। ये सोइल हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, तो ये जो ग्रीन कलर का रीजन आपको दिख रहा है ये फॉरेस्ट सोइल का एरिया है। ये सोइल वैली साइड में लॉमी एंड सिल्टी होती है और अपर स्लोप्स में कॉर्स होती है और इसमें ह्यूमस बहुत होता है, पर इसमें पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये सॉइल टी और कॉफी उगाने के लिए सुटेबल होती है। बच्चों, इन पॉइंट्स के अलावा आपको इस सॉइल के बारे में 2 बातें और भी याद रखनी है। पहले कि जब पहाड़ों पे बर्फ गिरती है तो ये सॉइल जो है ये कम फर्टाइल होने लगती है और एसिडिक हो जाती है। दूसरी, ये सॉइल जो है वो माउंटेन्स के अपर स्लोप्स पर कम फर्टाइल रहती है। वहीं नीचे की साइड ये सॉइल ज़्यादा फर्टाइल रहती है क्योंकि जब बारिश होती है तब सॉइल के फर्टाइल एलिमेंट जो होते हैं वो नीचे बहकर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है तेज हवा या तेज वाटर की वजह से, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हम सॉइल इरोजन को सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। आया समझ में बच्चों? सॉइल इरोजन की वजह से हमारी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। तो इस टॉपिक में 3 तरह के सॉइल इरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें से कि पहला है गलीज। तो गलीज क्या होता है कि जब तेज पानी की वजह से एक चैनल टाइप क्रिएट हो जाता है सॉइल के ऊपर, जिस वजह से जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं वो उसमें से बह जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये गली इरोजन होता है और जब ये गली चंबल वाले रीजन में होती है तब इन्हें रैविन्स बोला जाता है। दूसरा है शीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि सॉइल जो होती है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो पानी के फ्लो की वजह से बह जाती है। तीसरा है विंड इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो तेज हवा के कारण उड़ जाती है। अब हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की, मतलब हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए कुछ कंजर्वेशन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला है कॉन्टोर प्लगिंग। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कॉन्टोर लाइंस के से फार्मिंग करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो शुरू हो जाता है। दूसरा टेरेस फार्मिंग। तो जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उनमें सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे सॉइल के फर्टाइल एलिमेंट नीचे नहीं बहते हैं। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती इस तरीके से करते हैं कि हम बीच-बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं जिसमें हम बड़ी-बड़ी घास लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा का फ़ोर्स कम हो जाता है।
चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या होता है कि हम बड़े-बड़े पेड़ लगा देते हैं बीच-बीच में, जिससे जो तेज़ विंड्स आ रही होती है, वो पेड़ों से टकरा कर धीमे हो जाती है, जिससे जो फसल होती है, उनका नुकसान नहीं होता। तो बच्चों, ये कुछ कंज़र्वेशन मेथड्स थे, जिनका इस्तेमाल करके हम सॉइल इरोज़न से बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्यारा-सा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।